अच्छा जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? तो जनाब, इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों के साथ जो है वो आईकेप का एक पास्ट पेपर डिस्कस करूंगा, और ये फाइनल अकाउंट्स का पास्ट पेपर है। स्प्रिंग 2018 में आईकेप के पास्ट पेपर्स में आया था। आईकेप ने पूछा था। सवाल देखते हैं, समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स का सवाल है, अच्छे से देखेंगे और अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं ना, तो रिक्वायरमेंट है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ। ठीक है जी। देखिए, लिखता गया है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ ट्यूलिप एंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। डेबिट साइड पर बहुत सारी वैल्यूज दी हुई है। कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है, स्टॉक एंड ट्रेड दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017 वाले दिन का। अमूमन ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होता है और क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में होता है। यहां पर आपको जो स्टॉक की वैल्यू दी हुई है वो क्लोजिंग की दी हुई है 3,900 रुपये। ऐसा तब होता है जब मैं इन्वेंट्री का या अपने स्टॉक एंड ट्रेड का टी अकाउंट बना रहा हूं, और ऐसा IS2 के हिसाब से परपेचुअल सिस्टम में होता है, पीरियोडिक में नहीं होता। परपेचुअल सिस्टम और पीरियोडिक सिस्टम IAS2 इन्वेंट्रीज के दो सिस्टम है। IS2 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम पढ़ा होगा। परपेचुअल सिस्टम में हर बार जब मैं गुड्स परचेज करता हूँ तो एंट्री पास करता हूँ, स्टॉक का अकाउंट डेबिट, पेएबल, क्रेडिट। अगर गुड्स इस्तेमाल होते हैं या बिकते हैं तो उसकी जो डबल एंट्री पास होती है वो पास हो जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पर ये याद रहे कि ये परपेचुअल सिस्टम कंपनी फॉलो कर रही है। और ये IS2 का रेफरेंस मैंने दिया है, उसके वीडियो लेसन्स में देखिएगा कि परपेचुअल और पीरियोडिक में क्या फ़र्क है। एनीवेज, फिर प्रीपेमेंट्स एंड एडवांसेस हैं, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट है, ड्राइंग्स है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी हमें दी हुई है। अमूमन सवालों में कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं दी हुई होती, क्योंकि कंपनी परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रही थी। तो जितनी बार भी चीज़ें बेची होंगी, कंपनी ने एंट्री पास करी होगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और स्टॉक का अकाउंट क्रेडिट, और लिहाजा कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी मौजूद है। सैलरीज एंड वेजेस हैं, फ्यूल एंड पावर है, बेडेड एक्सपेंस है, रेंट एंड इंश्योरेंस है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ट्रेड पेपर्स है, एक्रूअल्स एंड अदर पेपर्स हैं, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, 12% लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल है, सेल्स है और मिसेलियस इनकम है। देखिए, ये सारा जो भी सवाल है फाइनल अकाउंट्स का, हमेशा याद रखिएगा कि फाइनेंशियल अकाउंट के सवाल में IS2 भी आएगा, डेप्रिसिएशन भी आएगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आएगा, बेड डेट भी आएगा, एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट भी आएगा। ये जितने भी आपने पिछले टॉपिक्स पढ़े हैं उन सबका सम होता है। अब देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। एक एक कर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और उसकी ट्रीटमेंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले अगर हम आते हैं ना, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखता है, वाइल कैरिंग आउट द फिजिकल इन्वेंट्री काउंट एट ईयर एंड। सर, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट क्या होता है? हर साल के आखिर में कंपनी पे जाकर हम फिजिकली इन्वेंट्री, यानी कि वहां पर जो वेयर हाउस है उसमें जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको इंस्पेक्ट करते हैं, और हम ये देखते हैं कि कोई ऐसी इन्वेंट्री नहीं है जो डैमेज हो चुकी हो। देखो, एक तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है या अकाउंट्स ऑफिस होता है, वो फिजिकली वेयर हाउस में प्रेजेंट नहीं होता, तो उसको ये नहीं पता होता कि वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसकी मौजूदा हालात कैसे है। क्या वो डैमेज तो नहीं हो गई, क्या वो चोरी तो नहीं हो गई। और IAS2 इन्वेंट्रीज में इसके कॉन्सेप्ट्स आपके पास हैं कि अगर कोई इन्वेंट्री डैमेज्ड हो, ऑब्सीलीट हो, तो उसको आप लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर बुक करते हो। Following matters were identified: goods costing 1 million rupees were slightly defective। 1 मिलियन रुपए की ऐसी चीजें हैं जो डिफेक्टिव थी, यानी कि उनमें डिफेक्ट था। अब ये 1 मिलियन रुपए की चीजें यहाँ पर, ये जो स्टॉक दिया हुआ है ना 31/12/2017 का 3.9 मिलियन, इसमें 1 मिलियन शामिल होगा। 1 मिलियन की ऐसी इन्वेंट्री है जो डैमेज्ड है, 1 मिलियन की ऐसी इन्वेंट्री है जो कुछ खराब है। These can be sold for rupees 1,130,000 after incurring a cost of 200,000। अब वो ये कहते हैं कि इस इन्वेंट्री को मैं 1.13 मिलियन में बेच सकता हूं, लेकिन 1.13 मिलियन में बेचने के लिए शर्त यह है कि 2 लाख रुपए का खर्चा किया जाए। यहां पर ऐसा नजर आ रहा है कि हमें इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी।
ये कॉन्सेप्ट आपके IAS 2 में है। अगर IAS 2 की बात करते हैं जो कि इन्वेंट्रीज का IAS है, उसके लेसन जरूर देखिएगा रिकॉर्डेड। उसमें मैंने ये डिस्कस किया होगा कि इन्वेंट्री को हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यहाँ पर फिलहाल ये इन्वेंट्री कॉस्ट पर रिकॉर्ड हुई हुई है और इसकी कॉस्ट 1 मिलियन है। इसकी NRV कैसे आएगी? NRV का फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, यानी कि वो इन्वेंट्री आने वाले दिनों में कितने रुपए में बिकेगी, माइनस कॉस्ट, एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल, और वो खर्चे उसमें से माइनस कर दो जो खर्चे कर कर उसको आप बेचोगे या जो उसको बेचने के लिए खर्चे जरूरी हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये इन्वेंट्री 1130 000 के बिक सकती है, बहरहाल उस शर्त में जब आपने इस पे 2 लाख का खर्चा किया हो। अब अगर ऐसा है तो मैं जरा इसकी वर्किंग आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिए कॉस्ट है 1 मिलियन, कॉस्ट है 1 मिलियन, ये तो आपको दी दी है। NRV 930,000 है। कैसे NRV कैसे आती है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस यानी कि 1130 000 माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू सेल यानी कि 2 लाख। तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू या NRV जो है वो 9,30,000 रुपये है। लिहाजा NRV की 70,000 रुपये की हिट है। एक चीज जो अभी मेरे बुक्स में 1 मिलियन पर आ रही है, उसको 1 मिलियन से मुझे 9,30,000 पे लेकर आना है, यानी कि उसकी वैल्यू को 70,000 रुपये से कम करना है। 70,000 से अगर मैं NRV की हिट बुक करूंगा तो डबल एंट्री पास होगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है उसमें NRV की हिट आती है, स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यूएशन रिड्यूस करनी होगी इस इन्वेंट्री की। अभी स्टॉक में ये चीज 1 मिलियन पर शामिल है, इसको 9,30,000 पे लेकर आना है, यानी कि स्टॉक की वैल्यू को 70,000 रुपए से कम करना है। तो ये आपके सामने पहली डबल एंट्री आ रही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है, NRV लॉस है, NRV हिट है, यह हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस में जाता है। और दूसरी तरफ ये स्टॉक की वैल्यू को रिड्यूस करता है, स्टॉक की वैल्यू को कम करता है। स्टॉक की वैल्यू को कम करने की वजह से स्टॉक को हमें क्रेडिट करना होगा 70,000 रुपए से। बुलेट नंबर 2 पर आते हैं। बुलेट नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 670,000 रुपीज परचेज्ड ऑन क्रेडिट वर रिटर्न टू अ सप्लायर ऑन 28 December 2017 बट द रिटर्न वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यहां पर इस ट्रांजैक्शन की ट्रीटमेंट अलग होती अगर पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता, और यहां पर इस ट्रांजैक्शन की जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल अलग है क्योंकि यहां पर परपेचुअल सिस्टम इन्वेंट्री मैनेजमेंट का फॉलो हो रहा है। देखो अगर पीरियोडिक हो रहा होता ना, अगर पीरियोडिक हो रहा होता तो पीरियोडिक के केस में हम परचेज रिटर्न का टी अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम पेएबल को डेबिट करते और परचेजेस रिटर्न के टी अकाउंट को क्रेडिट करते, और फिर जो क्लोजिंग स्टॉक होता उसमें भी इसका इम्पैक्ट देखना पड़ता कि लिया गया है या नहीं। यहाँ पर क्योंकि परपेचुअल सिस्टम फॉलो हो रहा है तो परपेचुअल सिस्टम में अगर कोई परचेज रिटर्न होती है तो उसकी सीधी सीधी सी डबल एंट्री पास हो जाती है, पेएबल्स डेबिट कर दो और स्टॉक के अकाउंट को क्रेडिट कर दो। यहाँ पर इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर कोई इम्पैक्ट नहीं जाएगा। अब बच्चों का ये सवाल हो सकता है कि सर आपने जब स्टॉक को कम करा तो क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कम होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ता है, ऐसा हमने कहीं कहीं पढ़ा है। वो वाला सिस्टम पीरियोडिक सिस्टम होता है। परपेचुअल सिस्टम में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जैसे जैसे इन्वेंट्री बिकती है उसका अमाउंट एक्सपेंसेस में जाता रहता है। पीरियोडिक में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो फिजिकल स्टॉक काउंट से या साल के आखिरी दिन डिटरमाइन करा जाता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो जाती है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाता है, क्योंकि एक इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। परपेचुअल सिस्टम को अच्छे से IAS 2 को स्टडी करिएगा। पहला बुलेट IAS 2 के बारे में है। परपेचुअल और पीरियोडिक का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। पीरियोडिक इन्वेंट्री में महीने के, साल के, 6 महीने के, क्वार्टर के आखिर में इन्वेंट्री को गिना जाता है। परपेचुअल में तो जब जब इन्वेंट्री बिकती है उसकी डबल एंट्री पास होती है। तो जितनी चीजें बेची होंगी उसकी मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और स्टॉक क्रेडिट की एंट्रीज पास कर दी होंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उस एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया होगा। ये जरूर आप लोग अच्छे से समझिएगा। अच्छा जी, पहली एंट्री थोड़ी सी टफ थी मैं कहूँगा और IAS 2 से रेलेवेंट थी। IAS 2 के अगर लेक्चर्स नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। पॉइंट नंबर 2 आसान है।
A machine costing rupees 450,000 was received on 1st October 2017 against 100% advance payment. The advance has not yet been adjusted due to non-receipt of the invoice. अच्छा सर, ये एडवांस क्या होता है? सुनिएगा जरा गौर से सुनिएगा। अगर मैं आम हालात में 4.5 लाख की मशीन खरीदता हूं तो डबल एंट्री पास करता हूं, मशीन का अकाउंट डेबिट 4.5 लाख और पेएबल क्रेडिट 4.5 लाख। या अगर मैं कैश या बैंक के जरिए ये 4.5 लाख की मशीन खरीदता हूं तो मैं एंट्री पास करता हूं, मशीन डेबिट 4.5 लाख और बैंक अकाउंट क्रेडिट 4.5 लाख। ये आम हालात में होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि मैंने किसी से मशीन खरीदी, उसने बोला एडवांस में सारे पैसे लूंगा और मशीन तुम्हें 1 अक्टूबर वाले दिन दूंगा। इस केस में एक डबल एंट्री पास होती है, एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट। जिस दिन आप एडवांस की अमाउंट पे करते हो, एंट्री पास करते हो एडवांस डेबिट बैंक क्रेडिट। बैंक से पैसा चला गया, किसी को एडवांस दे दिया, जब मशीन आ जाती है तो डबल एंट्री पास करते हो मशीन डेबिट और एडवांस क्रेडिट। मैं वापस से रिपीट करूंगा, जब किसी को एडवांस में पैसे देकर मशीन खरीदी जाती है तो एक डबल एंट्री पास हो जाती है, एडवांस डेबिट और बैंक क्रेडिट। और फिर जब मशीन मेरे प्रेमिसेस पर आ जाती है, जब डिलीवरी हो जाती है, तो मशीन डेबिट और एडवांस क्रेडिट। और अगर कैश पर वैसे भी होती मशीन, कोई एडवांस वाला सिलसिला नहीं होता, बस पैसे दिए मशीन ले ली, तो मशीन डेबिट बैंक क्रेडिट होता। अब यहां पर वो बोलते हैं कि जब मशीन आपके प्रेमिसेस पर आ गई तो आपने उसकी डबल एंट्री पास नहीं करी। तो भाई जब मशीन मेरे पास आ जाएगी और 1 अक्टूबर को आएगी तो मुझे डबल एंट्री पास करनी चाहिए, मशीन का अकाउंट डेबिट, मशीन का अकाउंट डेबिट और एडवांस का अकाउंट क्रेडिट। एडवांस एक एसेट था, उसको कम कर दिया, और मशीन एक एसेट था, उसको बढ़ा दिया। ये डबल एंट्री पास करनी चाहिए। अच्छा सर, जब एडवांस पे करा होगा तब कोई डबल एंट्री पास करी होगी? यस, एडवांस डेबिट और बैंक क्रेडिट करी होगी। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। बुलेट नंबर 3, ऑन 1 October 2017 50% एडवांस रिसीव्ड फॉर एन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹480,000 was credited to miscellaneous income. The remaining amount will be received at the end of the contract. Services are rendered evenly throughout the contract period. गौर से सुनिएगा, बोलते हैं 1 अक्टूबर 2017 वाले दिन मुझे 50% एडवांस मिला। मुझे 50% एडवांस मिला। किस चीज के लिए एडवांस मिला? किसी के मेंटेनेंस, किसी कंपनी की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, किसी की कंपनी की मेंटेनेंस का ठेका उठाया था मैंने। पूरे साल का ठेका जो है उसकी 4,80,000 की अमाउंट थी, उसका 50% यानी कि 2,40,000 रुपए एडवांस में मुझे मिले थे। कब मिले थे? 1 अक्टूबर को। वॉज क्रेडिटेड टू मिसेलेनियस इनकम। आपने उसको मिसेलेनियस इनकम में एज अ इनकम ट्रीट कर दिया। अब जरा गौर से सुने, जब 1 अक्टूबर को आपके पास पैसे आए तो कितने पैसे आए? सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट 4,80,000 का है तो मेरे पास 50% यानी कि 2,40,000 रुपए आए होंगे। हमें ये हमारी इनकम तो है, लेकिन हम इनकम एक झटके में 2,40,000 फौरन से बुक नहीं कर लेते। ये इसने गलती करी है। इसने क्या किया? इसने बैंक डेबिट किया 2,40,000 और इनकम को क्रेडिट कर दिया 2,40,000। ऐसा नहीं होता। देखिए 4,80,000, 4,80,000 अगर पूरे साल के आपको 4,80,000 रुपए मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे साल के हैं तो एक महीने का कितना है? 12 से डिवाइड किया 40,000। तो अगर एक महीने का 40,000 है, इस साल जो साल 31 दिसंबर 2017 को खत्म हो रहा है, आपको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 महीने की अमाउंट इनकम में लेकर जानी थी। आप 6 महीने के पैसे जो आपने रिसीव करे सारे इनकम में ले गए, ऐसा थोड़ी चलता। अच्छा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बाकी अमाउंट रिसीव होगा, वो तो 2018 में होगा, हमारा कोई कंसर्न नहीं है। सर्विसेज आर रेंडर्ड इवनली थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। अब जरा गौर से सुनिएगा, देखिए अमाउंट कितना रिसीव है पहले तो ये क्लियर कर ले। 4,80,000 का पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 4,80,000 का कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का है, तो 50% जो पैसे मुझे मिले हैं, 4,80,000 का 50% 2,40,000 में। मैंने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी? मैंने इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी? मैंने बैंक को डेबिट कर दिया 2,40,000 से
और इनकम को क्रेडिट कर दिया 2,40,000 से। मैंने बैंक को डेबिट कर दिया 2,40,000 से और इनकम को क्रेडिट कर दिया 2,40,000 से। ऐसा नहीं करना चाहिए था। सही क्या करना चाहिए था? सही ये करना चाहिए था कि आप बैंक को 2,40,000 से डेबिट करते, बैंक को 2,40,000 से डेबिट करते, ठीक है, बैंक पे पैसा आया, बैंक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा। इनकम में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा जो 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, इस साल के जो आखिरी 3 महीने हैं, अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, इन 3 महीनों की इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी चाहिए थी। 2,40,000 रुपए 6 महीने के, 6 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 महीने का इनकम में जाना चाहिए था और बाकी 3 महीने अदर पेएबल्स होता। यानी कि पैसा मिल गया है लेकिन इसके अगेंस्ट मुझे सर्विस देनी है। जब मैं जनवरी फरवरी और मार्च अगले महीने में सर्विस देता तो फिर इस पेएबल को डेबिट और इनकम में इसको लेकर जाता और क्रेडिट करता, अभी नहीं कर सकता था। करेक्टिंग एंट्री क्या होगी? बैंक को डेबिट करना था, क्या करा है? बैंक को डेबिट करना था, क्या हमने करा भी है? हाँ, बैंक को डेबिट करना था और हमने बैंक को डेबिट करा भी है, तो बैंक में तो मसला नहीं है। इनकम को 1,20,000 से क्रेडिट करना था, इनकम को 1,20,000 से क्रेडिट करना था, इनकम को 1,20,000 से क्रेडिट करना था, हमने 2,40,000 से क्रेडिट कर दिया है, ज्यादा क्रेडिट कर दिया है। तो इस इंपैक्ट को रिवर्स करने के लिए इनकम को 1,20 से डेबिट करेंगे। अदर पेबल्स को 1,20,000 से क्रेडिट करना था, अदर पेबल्स को 1,20,000 से क्रेडिट करना था, अदर पेबल्स को 1,20,000 से क्रेडिट करना था, वो करा ही नहीं है तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये डबल एंट्री पास होगी, यानी कि इनकम को रिड्यूस करेंगे और पेबल्स को इंक्रीज करेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस अगली बात, बुलेट नंबर 4, मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ₹150,000 were rendered in December 2017 but income has been recorded in January 2018 on receipt of the amount। देखें हम किस साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं? दिसंबर 2017। बोलते हैं दिसंबर 2017 में किसी को आपने मेंटेनेंस दी, मेंटेनेंस की कोई सर्विस देती है आपकी कंपनी, 1.5 लाख रुपए की सर्विस दी, उसको इनकम में बुक ही नहीं करा। अकाउंटेंट बोलते हैं जनवरी में जब पैसे आएंगे तब बुक करेंगे इनकम में। ये एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अगर दिसंबर में 1.5 लाख रुपए की किसी को सर्विस दी और वो पैसे भी दे देता है तो बैंक डेबिट और इनकम क्रेडिट होना चाहिए। लेकिन अगर वो पैसे कुछ टाइम बाद दे रहा है, अगले महीने दे रहा है, तो दिसंबर 2017 में एंट्री पास होनी चाहिए, रिसीवेबल डेबिट, अदर रिसीवेबल डेबिट, अदर रिसीवेबल डेबिट 1.5 लाख रुपए, इनकम क्रेडिट 1.5 लाख रुपए। तो सही एंट्री होनी चाहिए थी अदर रिसीवेबल्स डेबिट 1.5 लाख रुपए और इनकम क्रेडिट 1.5 लाख रुपए। ये इस बात को डिनोट कर रहा है कि 1.5 लाख रुपए की दिसंबर 2017 में मैंने सर्विसेज दे दी, वो मेरी इनकम हो गई। बहरहाल पैसे नहीं आए अभी बैंक अकाउंट में, तो एक रिसीवेबल है 1.5 लाख रुपए का। ठीक है जी। अगली और टेक्निकल चीज पर चलते हैं। Interest on the loan is paid in arrears on 1st of April and 1st of October each year. Interest accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to loan account. इंटरेस्ट जो है वो 1 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को साल में पे करा जाता है। जितना इंटरेस्ट अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का बनता था, जितना इंटरेस्ट अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का बनता था, उससे मैंने लोन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर लोन के अकाउंट का बैलेंस कितना आ रहा है? 12% लॉन्ग टर्म लोन के साथ लिखा हुआ है 5150। 12% लॉन्ग टर्म लोन के साथ लिखा हुआ है 5150। सर ये लोन की अमाउंट नहीं है, इसमें लोन की अमाउंट तो है और 3 महीने का इंटरेस्ट भी है। जो 3 महीने का इंटरेस्ट है ना, अगर आप लेट से इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हो, साल के एंड में आपका इंटरेस्ट का पेबल आना चाहिए। अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, आपने किसी से लोन लिया और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो एंट्री पास होगी फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, फाइनेंस चार्ज या इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट, बैंक का अकाउंट क्रेडिट। और अगर ऐसा है कि आप एक्रूअल्स रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाद में पैसे पे होंगे, तो फाइनेंस चार्जेस डेबिट होना चाहिए और एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेएबल, अदर पेएबल, कोई एक लायबिलिटी क्रेडिट होनी चाहिए, ना कि आप लोन के अकाउंट को ही क्रेडिट कर दो। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस 12% लॉन्ग टर्म लोन की जो अमाउंट लिखी हुई आ रही है 5150, इसमें आखिरी 3 महीने का इंटरेस्ट भी शामिल है, जो कि हरगिज नहीं होना चाहिए, अलग से कोई पेएबल होना चाहिए।
अच्छा, अब इंटरेस्ट का रेट 12% है और वो बोलते हैं 3 महीने का इंटरेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब ये थोड़ा सा जो है ना एक और मुश्किल ट्रांजेक्शन थी। देखिए जरा आप गौर से मेरी बात सुनिएगा। लेट से आपने किसी से लोन लिया, लेट से आपने किसी से लोन लिया 100 रुपए का, और आपको साल का 12% का इंटरेस्ट देना है। ठीक है ना, आपको साल का 12% का इंटरेस्ट देना है। एक एज्यूम कर लें, वैल्यूज में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपने किसी से जो है ना वो 100 रुपए का लोन लिया और आपने उस पर 12% इंटरेस्ट देना है। तो मुझे बताएं 3 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनता है, मुझे बताएं 3 महीनों का इंटरेस्ट कितना बनता है। सर 100 का लोन है, मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। 100 का लोन है, मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। 100 के लोन पे 12% लगाया, 12 रुपए साल का इंटरेस्ट आया, और इसको 3/12 मल्टीप्लाई किया ताकि 3 महीनों का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाए। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर इन दोनों को ऐड कर दूं, तो ये बन रहा होगा 100 जमा 3 103। 100 जमा 3 103 बन रहा होगा। अब देखिए आपके सवाल में जो अभी हम सवाल कर रहे हैं, जो अभी हम सवाल कर रहे हैं उसमें 5150 की एक अमाउंट दी हुई है। बोलते हैं ये 12% लॉन्ग टर्म लोन की जो अमाउंट 5150 दी हुई है ये गलत है। बोलते हैं इसमें लोन तो शामिल है, इसमें लोन तो शामिल है, इसमें लोन तो शामिल है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट 3% का या 3 महीनों का 1-1% के हिसाब से 3 महीनों का इंटरेस्ट भी शामिल कर दिया गया है गलती से। उसको हटाओ भाई इधर से, वो लोन का हिस्सा नहीं है, वो अदर पेएबल्स में आएगा। तो ये कितने हिस्से हैं, क्या 100 हिस्से हैं, क्या 3 हिस्से हैं, या 103 हिस्से हैं रेशियोज के हिसाब से। अगर हमने ये रेशियोज बनाए हुए अगर हमने ये रेशियोज बनाए हुए तो हम ये कह सकते हैं कि सर 5150 103 हिस्से हैं। तो इसका मतलब लोन की अमाउंट कितनी होगी, 100 हिस्से। 3 हिस्से क्या होंगे, इंटरेस्ट। तो सर लोन की अमाउंट क्या हम मालूम कर सकते हैं, 5150 क्योंकि 103 हिस्से हैं, 5150 क्योंकि 103 हिस्से हैं, 5150 क्योंकि 103 हिस्से हैं, तो इसको 103 से डिवाइड करो और इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि लोन के हिस्सों से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 5000 का लोन होगा, 5000 का लोन होगा, और 5150 को अगर 103 से डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कर दो फिर आप इसको 3 से, यानी कि 150 का इंटरेस्ट इसमें शामिल होगा। अब गौर से सुनिएगा हो क्या रहा है, इसमें 12% लॉन्ग टर्म लोन में 5150 में 150 रुपए इंटरेस्ट वाले शामिल है। अक्टूबर नवंबर और दिसंबर का जो इंटरेस्ट है, एंट्री पास क्या होनी चाहिए थी, एंट्री पास होनी चाहिए थी फाइनेंस चार्जेस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। फाइनेंस चार्जेस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल या कोई भी पेएबल या एक्रूड एक्सपेंस क्रेडिट होता है 150 रुपए से। आपने क्या कर दिया था, आपने अगर वापस से बुलेट 5 पढ़ते हो तो लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन द लोन इज पेड इन एरियर्स ऑन 1st अप्रैल एंड 1st अक्टूबर। ये तो पहला पे हुआ। इंटरेस्ट accrued for the quarter ended 31st December 2017 has been credited to loan account। आपने लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था, आपने पेएबल्स को किसी क्रेडिट करना था। तो सही एंट्री क्या होगी, अगर हम सही एंट्री देखते हैं तो लोन के अकाउंट से 150 रुपए हमें निकालने होंगे, लोन का अकाउंट डेबिट, और अदर पेएबल्स का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। लोन का अकाउंट डेबिट और अदर पेएबल्स का अकाउंट हम क्रेडिट कर देंगे, ये सही एंट्री होगी। इसके बाद अगली एंट्री पर आते हैं 6 नंबर, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड्स। रेंट एंड इंश्योरेंस में ये चीजें शामिल है जनाब, क्या चीजें शामिल है, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 800,000 फॉर द हेल्थ पॉलिसी अरेंज बाय टीई फॉर द डिपार्टमेंट हेड्स एंड द ओनर्स फैमिली मेंबर्स। Premium pertaining to the owner's family members is 200,000. The policy is valid up to 30th June 2018। बोलते हैं इंश्योरेंस में 8 लाख रुपए शामिल हैं। उन 8 लाख रुपए में से 6 लाख तो इदारे की, 6 लाख तो कंपनी की इंश्योरेंस के हैं, 2 लाख रुपए तो ओनर के घर के फैमिली मेंबर्स की इंश्योरेंस के हैं। तो सर जब हम बिजनेस का हिसाब किताब करते हैं तो घर वालों का यानी कि ओनर के फैमिली मेंबर्स की इंश्योरेंस को कंपनी का एक्सपेंस ट्रीट नहीं करा जाएगा। यानी कि ये जो 8 लाख हैं इसमें से 2 लाख तो सिरे से ही हटा दो, 2 लाख तो बिजनेस के हैं ही नहीं, उसके घर के लोगों के हैं। हाँ, अगर उसने बिजनेस के पैसों से इस इंश्योरेंस की पेमेंट करी है तो ये ड्राइंग्स कहलाएगी। ड्राइंग्स क्या होती हैं, जब ओनर अपने घर के लिए पैसे बिजनेस से निकालता है। तो देखिए पहली चीज तो ये हो जाएगी, आप ड्राइंग्स को डेबिट कर दें और इंश्योरेंस को क्रेडिट कर दें। आपने अभी गलत एंट्री क्या पास करी हुई है, आपने अभी गलत एंट्री पास करी हुई है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट। आपने अभी गलत एंट्री पास करी हुई है इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 2 लाख रुपए, बैंक अकाउंट क्रेडिट 2 लाख रुपए। सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी,
सही एंट्री होनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट। तो अब मैं ड्राइंग्स को रिकॉर्ड करूंगा। ड्राइंग्स को डेबिट करने का मतलब ये है कि कैपिटल को रिड्यूस कर रहे हैं। कैपिटल को रिड्यूस करने का मतलब ये है कि ये चीज शो कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए बिजनेस से जो पे हुए वो ओनर के घर के थे। और इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम कर रहे हैं। एक्सपेंस कम करने के लिए उसको क्रेडिट करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस को कम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बिजनेस का तो एक्सपेंस है ही नहीं। तो पहले तो 2 लाख को ड्राइंग्स डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट कर दिया। अब बच कितने गए सर? अब बच गए 6 लाख। अब बच गए 6 लाख। अब जरा गौर से सुनिएगा, लिखा हुआ है कि ये जो 6 लाख है ना, ये उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो 30 जून 2018 तक वैलिड है। 30 जून 2018 तक वैलिड है। तो भाई मेरे, अगर 30 जून 2018 तक वैलिड है, अगर 30 जून 2018 तक ये वैलिड है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 6 महीने की सर्विसेज तो इस साल में ले रहा हूं, 6 महीने की सर्विसेज अगले साल लूंगा। तो इस साल का वो प्रीपेड हो गया। ठीक है जी। तो आप प्री पेमेंट्स को डेबिट करोगे और इंश्योरेंस को क्रेडिट करोगे। इसको थोड़ा सा और अगर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूं, देखिए अभी आपने एंट्री क्या पास कर दी है? अभी आपने इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया 8 लाख और बैंक को क्रेडिट कर दिया 8 लाख। आपने अभी इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया 8 लाख और बैंक को क्रेडिट कर दिया 8 लाख। ठीक है ना? ये इनकरेक्ट एंट्री है। इनकरेक्ट इनकरेक्ट एंट्री। अच्छा सर, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी कि 8 लाख में से 2 लाख की इंश्योरेंस तो ओनर के घर की है। तो होना चाहिए था ड्राइंग्स डेबिट 2 लाख रुपए। 2 लाख से तो सीधा सीधा ड्राइंग्स डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। 2 लाख से तो सीधा सीधा ड्राइंग्स डेबिट बैंक क्रेडिट होना चाहिए था। उसका बिजनेस के इंश्योरेंस एक्सपेंस से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो 6 लाख बच गए, बाकी जो 6 लाख बच गए, वो 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक के पे कर रहा हूं। जिसमें से 1 जुलाई 17 से 31 दिसंबर 17 मेरे इस साल में फॉल करता है। तो एंट्री पास होनी चाहिए थी इंश्योरेंस का अकाउंट डेबिट, एक हमारा प्री पेमेंट डेबिट, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस ही होगा, बैंक क्रेडिट होना चाहिए था 6 लाख से। ठीक है जी। 6 लाख पूरे साल के हैं। 6 लाख 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक के हैं। 6 लाख 1 जुलाई 2017 से 30 जून 2018 तक के हैं। तो 6 लाख को मैं डिवाइड करूंगा 12 से। 1 महीने की इंश्योरेंस आएगी, 1 महीने की आएगी। जो 6 महीने इस साल फॉल कर रहे हैं, जो 6 महीने इस साल फॉल कर रहे हैं, वो इंश्योरेंस एक्सपेंस में आना चाहिए। जबकि जो 6 महीने अगले साल फॉल कर रहे हैं, जो 6 महीने अगले साल फॉल कर रहे हैं, उसकी इंश्योरेंस अगर इस साल पे कर रहा हूं, तो मेरा साल के एंड में ये प्रीपेड है, प्रीपेड डेबिट होना चाहिए था। तो अब करेक्टिंग एंट्री देखिए, पहले मैंने गलत एंट्री जो पास कर दी है वो बताई, फिर सही एंट्री जो होनी चाहिए थी वो बताई। अब इसको सही कैसे करेंगे? ड्राइंग्स को डेबिट करना था 2 लाख से, करा हुआ है क्या इनकरेक्ट एंट्री में? नहीं सर, करा ही नहीं है, टच ही नहीं करा। तो ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे 2 लाख से। अच्छा, बैंक को 2 लाख यहां पर और 6 लाख यहां पर, 8 लाख से क्रेडिट करना था, करा हुआ है, बिल्कुल इनकरेक्ट में भी करा हुआ है। इंश्योरेंस एक्सपेंस को 8 लाख से डेबिट कर दिया। करना कितने से था? सिर्फ 3 लाख से डेबिट करना था। 3 लाख से डेबिट करना था। ठीक है ना? और अगर इंश्योरेंस को सिर्फ 3 लाख से डेबिट करना था, तो हम यहां पर इंश्योरेंस को, क्योंकि 8 लाख से डेबिट कर दिया ना, 8 लाख से डेबिट कर दिया, तो अब उसको सिर्फ 3 लाख से डेबिट करना था, यानी कि 5 लाख क्रेडिट करेंगे, तो वो 8 लाख 3 लाख पर आकर रुकेगा। और प्री पेमेंट्स को 3 लाख से डेबिट करना था, वो करा ही नहीं है। प्री पेमेंट्स को 3 लाख से डेबिट करना था, वो करा ही नहीं है। करेक्ट एंट्री में 3 लाख जो नजर आ रहा है, वो इनकरेक्ट एंट्री में नजर नहीं आ रहा। एक ये तरीका भी होता है इसी चीज को पास करने का। ड्राइंग्स डेबिट 2 लाख, प्रीपेमेंट्स डेबिट 3 लाख और इंश्योरेंस क्रेडिट 5 लाख। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर 2 हिस्सों में हुआ है, पहले ड्राइंग्स डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट, और फिर दोबारा से प्रीपेमेंट्स डेबिट और इंश्योरेंस क्रेडिट। इसको जरा अच्छे से समझिए, अच्छे से समझिए। ये भी अगेन अच्छी एक एंट्री थी जो आपने समझनी होगी। फिर जनाब, अभी भी मजीद कहता है, ₹1.2 मिलियन पेड अगेंस्ट द एनुअल रेंट एग्रीमेंट एक्सपायरिंग ऑन 31 अगस्त 2018। अकॉर्डिंग टू द रेंट एग्रीमेंट, द रेंट पेड विल नॉट बी रिफंडेड इन केस द बिल्डिंग इज वेकेटेड। 1.2 मिलियन का रेंट पे किया और सारा रेंट एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया। ऊपर हेडिंग ही है, रेंट एंड इंश्योरेंस इंक्लूड्स, यानी कि 1.2 मिलियन का जो रेंट पे किया वो सारा रेंट में पे इंक्लूड कर दिया। जबकि ये रेंट का एग्रीमेंट 31 अगस्त 2018 तक का है, यानी कि ये जो 1.2 मिलियन का मैंने रेंट पे किया है, ये अक्टूबर 17, नवंबर 17, दिसंबर 17, 3 महीने इस साल के,
और बाकी 9 महीने अगले साल के, 9 महीने अगले साल के जो थे उसका एक्सपेंस भी अभी ही बुक्स में चार्ज कर दिया है। आपने 1.2 मिलियन पे करे हैं, तो आप करोगे क्या, देखें इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री दोबारा देखते हैं। इनकरेक्ट एंट्री क्या पास कर दी है, इनकरेक्ट एंट्री ये पास कर दी है कि रेंट एक्सपेंस डेबिट कर दिया 12000000 से, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है 12000000 से। करेक्ट एंट्री, सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री सही एंट्री होनी क्या चाहिए थी सर, रेंट डेबिट होना चाहिए था सिर्फ और सिर्फ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने का रेंट इस साल का पे किया, तो 12000000 को 12 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करके रेंट एक्सपेंस में 4 लाख जाना चाहिए था। बाकी जो अमाउंट है वो आपका प्री पेमेंट्स में होना चाहिए था, बाकी जो अमाउंट है वो आपका प्री पेमेंट्स में होना चाहिए, वो होना चाहिए था अगेन 12 लाख, 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 इंटू 8, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था 1.2 मिलियन से। ठीक है जी। अब आ जाते हैं करेक्टिंग एंट्री पर, अब आ जाते हैं करेक्टिंग एंट्री पर, अब आ जाते हैं करेक्टिंग एंट्री पर। देखिए रेंट को डेबिट कितने से करना था, 4 लाख से, कर कितने से दिया, 12 लाख से, तो रिवर्स कैसे करेंगे इसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट रिवर्स करने के लिए 8 लाख से इसको क्रेडिट करना होगा। अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जितने भी बच्चे अकाउंटिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हो, एक टॉपिक होता है करेक्शन ऑफ एरर्स, एरर्स इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट इफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट, उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों ने करेक्शन ऑफ एरर्स, हो सकता है अगर आप पीआरसी के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली करेक्शन ऑफ एरर्स का टॉपिक शामिल ना हो, अलबत्ता उस टॉपिक के लेक्चर्स मुझसे मांगकर उसको भी कंप्लीट करिएगा, आपको फायदा होगा। इसलिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस सवाल में एरर्स भी सही हम कर रहे हैं। अच्छा जी, रेंट क्रेडिट हो जाएगा 8 लाख से, क्योंकि वो 12 लाख से डेबिट हुआ है, 4 लाख से डेबिट करना था, तो अब 8 लाख से क्रेडिट करेंगे, उसका इंपैक्ट खत्म होगा। अच्छा जी, दूसरा प्री पेमेंट्स को डेबिट करना था 8 लाख से, वो नहीं किया हुआ, तो प्री पेमेंट्स को डेबिट करेंगे 8 लाख से, क्योंकि ये 8 लाख अगले साल के हैं। बैंक को क्रेडिट करना था, करा भी है। अगली चीज पर आ जाते हैं, टीए मेंटेन्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिसीवेबल्स अकॉर्डिंग टू द एज एनालिसिस ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस, रिलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। कंपनी जो है वो एक प्रोविजन बनाती है डाउटफुल डेट्स का, प्रोविजंस का चैप्टर, बेड डेट्स का चैप्टर, प्रोविजंस का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। बोलते हैं कि अगर कोई, किसी ने मुझसे 3 महीने से कम पैसे लिए थे, कम टाइम हुआ अभी उसको, तो उस पर कोई प्रोविजन नहीं बनाता। 4 से 6 महीने के बीच में किसी ने पैसे लिए तो उस पर 5%, 7 से 12 महीनों पर 10%, और 1 साल से किसी को ज्यादा हो गया तो उस पर 20% प्रोविजन बनाता हूँ। तो क्लोजिंग प्रोविजन बनाने का तरीका होगा 1000 इंटू 5% प्लस 900 इंटू 10% प्लस 530 इंटू 20%। ये आपके पास क्लोजिंग प्रोविजन आएगी। देखें 1970 इंटू 0% प्लस 1000 का 5% प्लस 900 का 10% प्लस 530 का 20%, ये आपकी क्लोजिंग प्रोविजन आ गई। अच्छा सर, ओपनिंग प्रोविजन का है, जो आपके पास ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था उसमें आपके पास ओपनिंग प्रोविजन दी हुई थी जो कि 220 थी। तो अगर प्रोविजन में इंक्रीज है, अगर प्रोविजन में इंक्रीज है तो वो एक्सपेंसेस में जाता है, हमें मालूम है, तो एक्सपेंस डेबिट और प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स का अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, सिंपल सी एंट्री थी बैड डेट्स के चैप्टर से। अगली चीज क्या है, अगली और आखिरी चीज है, टी डेप्रिशिएट्स प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 15% पर एनम, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, कंपनी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से 15% की डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। अभी देखेंगे अगर आप अपनी बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो बैलेंस शीट में 12,500 रुपए का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आ रहा होगा, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4,630 भी सवाल में ही दी हुई होगी। तो नेट बुक वैल्यू आ गई, इन दोनों को नेट करा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन का रेट नेट बुक वैल्यू पर अप्लाई होता है, डेप्रिसिएशन का रेट 15% है, हमने 7870 का 15% लिया, 7870 का 15% 1180.50 बनता है। साथ में करेक्शन ऑफ एरर्स में बुलेट नंबर 2 में आपने 4.5 लाख की एक मशीन खरीदी थी, और ये 4.5 लाख रुपए की मशीन आपने अक्टूबर नवंबर दिसंबर और दिसंबर 3 महीने चलाई थी। तो 4.5 लाख इंटू 15% इंटू 3/12। सर ये क्या ऊपर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शामिल नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? इसलिए क्योंकि इस एरर को तुमने अभी तो सही किया है, ऊपर वाले बैलेंस में ये करेक्टेड नहीं था, लिहाजा ये शामिल भी नहीं था। तो आपकी टोटल डेप्रिसिएशन 18056 बनती है। अब देखिए मैंने आपसे इस सवाल की सारी एडजस्टमेंट्स डिस्कस कर ली, आप सिंपली डबल एंट्रीज पास करेंगे ना, यानी कि जिस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट स्टॉक क्रेडिट लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट का मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अमाउंट को बढ़ा दो, स्टॉक क्रेडिट का मतलब ये कि स्टॉक के अमाउंट को, स्टॉक एसेट है, एसेट क्रेडिट हो रहा है तो डिक्रीज कर दो।
इसी तरह से मशीन डेबिट हो रहा है और एडवांसेस क्रेडिट हो रहा है। मशीन के अमाउंट को 4.5 लाख से या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को 4.5 लाख से बढ़ा दो, और एडवांसेस को 4.5 लाख से क्रेडिट करने का मतलब एडवांसेस को 4.5 लाख से क्रेडिट या कम कर दो। इस तरह से सारे की सारी एडजस्टमेंट्स की डबल एंट्री जब आप पास करेंगे तो आपका सवाल बआसानी खुद ही सॉल्व हो जाएगा। आप फिर भी मुझसे ट्राई कर पूछ लीजिएगा। देखें, ये आपके सवाल का जवाब है, ये शीट भी मैं आपको दे चुका हूँ। सेल्स रेवेन्यू में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। कॉस्ट ऑफ सेल्स 23580 सवाल में ऑलरेडी दिया हुआ था, और फिर ये 70 कौन सा ऐड हो रहा है, एंट्री नंबर 1। मैं आपको जरा शो कर देता हूं 23580 और 70 कैसे आया। देखिए यहां पर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू दी हुई है वो कितनी है, 23580। फिर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन की डबल एंट्रीज में जाएं, सिर्फ एक डबल एंट्री आपने पास करी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट करने का मतलब ये है कि आप एक्सपेंसेस में मजीद 70,000 रुपए ऐड कर रहे हो। तो आप देखो आपने क्या किया है, 23580 प्लस 70 और 23650 आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, वो माइनस किया ग्रॉस प्रॉफिट। फिर सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ आ रहा है 2610 एज इट इज यहां से आ गया। सैलरीज एंड वेजेस में कोई हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं थी, तो देखें 2610 एज इट इज आ गया। अगला क्या लिखा हुआ है, फ्यूल एंड पावर 450, फ्यूल एंड पावर एज इट इज आ गया 450, कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, एज इट इज लिख दिया। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस है, रेंट एंड इंश्योरेंस 2900 लिखा हुआ था, रेंट एंड इंश्योरेंस यहाँ पर 2900 लिखा हुआ था। फिर आपने रेंट एंड इंश्योरेंस में जितनी डबल एंट्रीज पास करी ना, देखें यहाँ पर हम आते हैं रेंट एंड इंश्योरेंस के अकाउंट में हमने क्या क्या किया। अगर हम रेंट एंड इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर ये जो डबल एंट्रीज पास करी हैं ये रही। एक बार 2 लाख से इंश्योरेंस क्रेडिट किया, एक बार 3 लाख से इंश्योरेंस क्रेडिट किया। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने देख ली, क्रेडिट करने का मतलब ये है कि एक्सपेंस को कम किया। और एक बार 8 लाख से रेंट को क्रेडिट किया, इसकी भी एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस कर ली। तो आपने 2 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 2 लाख और 8 लाख कितने होते हैं, 10 लाख, 10 लाख और 3 लाख कितने होते हैं, 13 लाख। 13 लाख की क्रेडिट एंट्रीज पास करी हैं रेंट एंड इंश्योरेंस में। यहाँ पर रेंट एंड इंश्योरेंस की अमाउंट 29 आ रही है, 29 में से 13 को क्रेडिट किया तो 16 बच जाना चाहिए। आप यहाँ पर आए, देखें ये 16 ही आ रहा है। और शुरू ऐसे ही हुआ, 2.9 मिलियन में से 2 लाख माइनस किया, फिर 3 लाख माइनस किया, फिर 8 लाख माइनस किया और फिर 16 लाख बच गया। तो जितनी भी डबल एंट्रीज हैं वो आप यहाँ पास करते जाएंगे, सारी चीजें खुद ही होती रहेंगी। लेट्स से डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1197 टोटल आ रहा है, हमारा भी 1197 आ रहा है। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन का टोटल एक्सपेंस है, 1 मिनट, ये इन थाउजेंड्स हमें बनानी है ना चीजें, तो इसको हमने थाउजेंड से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि सारी चीजें इन थाउजेंड्स है। आप देखिए डेप्रिसिएशन आपके पास भी 1197 आ रही है, 1197 की डेप्रिसिएशन आ गई। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के 920 रुपए लिखे हुए होंगे, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के 920 रुपए, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। फिर आपके पास प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया। अच्छा, मिसेलिनियस इनकम 970 कैसे आ रही है, देखें यहाँ पर इनकम कितनी दी हुई है आपके पास। सवाल में ऑलरेडी 940 की इनकम दी हुई थी, सवाल में ऑलरेडी 940 की इनकम दी हुई थी। 940 की सवाल की इनकम पिक करें, उसके बाद आप फिर यहाँ पर डबल एंट्रीज देखें। एक बार इनकम को आपने 2,40,000 से सॉरी, एक बार इनकम को आपने ये रहा कितने से डेबिट करे, 1,20,000 से। करेक्टिंग एंट्री देखेंगे ना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने 1.5 लाख से इनकम को क्रेडिट करा, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने ये जो ऊपर इनकम आ रही है 9,40,000, पहले इसको 1,20 से कम किया, 8,20 बच गया, 8,20 में 1.5 लाख ऐड किया, 970 आ गया। तो आप देखिए यहाँ पे भी आपकी इनकम 970 आ रही है। अगर आपने एक बार डबल एंट्रीज तसल्ली से और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को तसल्ली से कर लिया तो फिर डेबिट क्रेडिट डबल एंट्रीज ही पास करनी है और कुछ भी नहीं करना आपने। इसी तरह से आप नॉन करंट एसेट्स में आ जाइएगा। नॉन करंट एसेट्स के ये पूरा आपके पास जो है वो बैलेंस शीट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनी हुई है। नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्ट पर 12950 कैसे आई सर, 12950 जनाब ऐसे आ गई कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ पर 12,500 है। फिर आपने एक करेक्टिंग एंट्री पास करी थी, एक मशीन 4.5 लाख की खरीदी थी, उसकी डबल एंट्री पास नहीं करी थी। 4.5 लाख रुपए यानी कि 450 रुपए, क्योंकि इन थाउजेंड से सारी अमाउंट 450 ऐड करोगे, जब मैं 12,500 में 450 ऐड करूंगा तो वो 12950 बन जाएगा। तो 12950 ये आ गया। अच्छा सर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आई, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है, 4630 दी हुई है सर। 4630 ये दी हुई है, और इस साल की कितनी है, इस साल की 1197 है, दोनों को ऐड करें 5827 आ गया। तो कहने का मकसद ये है कि ये सारी वैल्यूज अगर आपने डबल एंट्रीज सही से समझ ली तो आप बासानी कर सकते हैं। इस सवाल को आप खुद ट्राई करें, ये स्प्रिंग 2018 का आईकेप का पास पेपर है, बहुत अच्छा सवाल है जिसपे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना है। मैं आपको ये पूरा आंसर वीडियो में भी दिखा रहा हूं ताकि आप पिक्चर्स ले लें।
और ये आंसर की पीडीएफ भी मैं आपको भेज सकता हूँ, भेज रहा हूँ, भेजी हुई है, आपके पास है। इसी तरह से इसका जो सवाल है इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास मौजूद है, भेज सकता हूँ, भेज रहा हूँ, है आपके पास। और फिर ये एक्सेल फाइल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें मैंने सारी डबल एंट्रीज और सारी एक्सप्लेनेशंस जो इस वीडियो में आपको चीजें समझाई वो इसमें इंक्लूडेड है। बहुत अच्छा सवाल है, जरूर प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।